ये लीजिए, मेरी तरफ से ये लड्डू खा लीजिए। ये है उड़द का लड्डू। इसे खाने से बहुत ताकत मिलती है। सर्दी का समय चल रहा है, घर में बनवा लीजिए और खाइए, ताकत बहुत मिलेगी। वैसे ही अपने नॉलेज की ताकत को बढ़ाने के लिए आज की वीडियो आपके लिए है। समझदार आदमी समझ गए। मेरी तरफ से प्रॉमिस है, मजेदार से मजेदार प्रेजेंटेशन आपके लिए हम लाएंगे, लेकिन आपकी बस दो ही जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी है, वहीं पर बैठे बैठे बटन दबाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दूसरा काम, हमारे फ्री और प्रीमियम ब्रेन रिव्यूअर का फायदा जरूर उठाइए। प्रीमियम ब्रेन रिव्यूअर का अगर आप फायदा उठाएंगे तो आपको फायदा होगा ही होगा, और हमें भी फायदा होगा, हमें भी सपोर्ट मिलेगा। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं, आज की वीडियो को देखने के बाद अच्छे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ देखें। वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक जबरदस्त अनाउंसमेंट भी है। मंथन हब, जो आपको मंथन करने में मदद करे। नमस्कार आप सबका एक और जबरदस्त साइंटिफिक वीडियो में। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि भारत का प्राचीन विज्ञान कितना एडवांस था। अब तक हम यही समझते आ रहे हैं कि जो मॉडर्न साइंस है बहुत ज़्यादा एडवांस है, और मॉडर्न साइंस वेस्टर्न कंट्रीज में डेवलप हुआ है। ये हमारी जो मान्यता है ये सच नहीं है। जब आपको पता चलेगा भारत का प्राचीन विज्ञान उससे भी ज़्यादा एडवांस था, आप चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है, लेकिन यही सच है। भारत के प्राचीन विज्ञान के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुए हैं, इतना रिसर्च हुए हैं कि उसको समझाने के लिए एक वीडियो काफ़ी नहीं है। फिर भी इस वीडियो में हम कुछ खास पॉइंट्स को आपके सामने रखेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे हमको समय मिलेगा, आगे चल करके अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपके सामने भारतीय प्राचीन विज्ञान के रहस्य को खोलते रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं ऑथेंटिक सोर्सेज क्या है। इससे पहले जितने भी वीडियो आपने देखा है, मंथन हब के सभी वीडियो रिसर्च के बाद ही हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो में हमने सहायता ली है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक हेरिटेज त्रिवेंद्रम, जो केरला में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये एक सरकारी विभाग है जिन्होंने बहुत रिसर्च किया है। हमारे कल्चर के ऊपर काफ़ी रिसर्च होते हैं और सब कुछ उनके वेबसाइट पे एज इट इज पड़े हुए हैं। उसके अलावा बहुत बड़े बड़े विद्वान जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण लोग नहीं हैं। कुछ लोग हमारे भारत के हैं तो कुछ लोग विदेश के हैं, जिनको हमारे भारत की संस्कृति और विज्ञान के प्रति बहुत प्रेम है। उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करते हुए पूरा जीवन बिता दिया और हमारे सामने उन्होंने दिलचस्प रहस्य रखा। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनके बारे में किसी और वीडियो में एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में हमने इन लोगों से प्रेरणा ली है। डॉक्टर डेविड फ्रॉले, डॉक्टर एम.बी. शिवकुमार, जैक वी हेबनर, डॉक्टर सुभाष कैक, डेविड एच ओसबोर्न। सबसे पहले जानेंगे ऋषि भारद्वाज के बारे में। 800 BC, ये जो 800 BC लिखा हुआ है ये बस एक अनुमान है। ऋषि भारद्वाज रामायण के समय से हैं, तो 800 BC उसके सामने कुछ नहीं है। हम यूं कह सकते हैं कि 10,000 BC के समय में ऋषि भारद्वाज थे। ऋषि भारद्वाज ने एक शास्त्र लिखा जिसको कहते हैं यंत्र सर्वस्व, आप नीचे देख रहे होंगे, जिसको विमानिक शास्त्र भी बोलते हैं। उस शास्त्र में उन्होंने विमान के संबंध में बोला है, किस तरीके से अलग अलग प्रकार के विमान बनाए जा सकते हैं। आप देख रहे होंगे कुछ विमानों का चित्र आपके सामने मैंने रखा है। शकुन विमान, रुक्म विमान, त्रिपुर विमान, सुंदर विमान, जितने भी विमान आप देख रहे हैं, इससे भी ज़्यादा विमान उसकी जानकारी उन्होंने दी है और उसकी कला उनके पास थी उन सब विमानों को बनाने की, और उस जमाने में उन्होंने बनाया भी था। सभी विमानों की 3 कैटेगरी है। तीनों कैटेगरी की जानकारी जानकर आप चौंक जाएंगे। ये उनके यंत्र सर्वस्व शास्त्र से आइडिया लेकर ये ग्राफिक बनाई गई है। एक कैटेगरी है कि पृथ्वी में, अर्थ में एक जगह से दूसरी जगह तक
उड़ने के लिए, उड़कर पहुंचने के लिए बनाया गया था। दूसरी कैटेगरी है जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाने के लिए विमान बनाया गया था। यानी कि सपोज हम शनि ग्रह में है, हम पृथ्वी में पहुंचना चाहते हैं, या पृथ्वी में है शनि में आना चाहते हैं। इस तरीके से बृहस्पति में है, हम बुध में पहुंचना चाहते हैं, बुध से यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ से सूर्य में जाना चाहते हैं। इस तरह के विमान बनाए गए थे और इसकी कला उनके पास थी। तीसरी कैटेगरी है जो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में पहुंचना। अब एक ब्रह्मांड में अनंत सौरमंडल होते हैं। आप सोचिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हमारी कल्पना में भी ब्रह्मांड नहीं आता है। सपोज ये एक ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड में एक सौरमंडल है। इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जो हमारी कल्पना में भी नहीं है, यानी कि इससे इस ब्रह्मांड से इस ब्रह्मांड तक एक विमान में सफर करके हम जा सकते हैं। उसकी कला ऋषि भारद्वाज में थी और उस तरह के विमान वो बना सकते थे और बना रहे थे, जिसकी जानकारी वैमानिक शास्त्र में दिया गया है। अगर इस ब्रह्मांड में हम हैं, इस ब्रह्मांड में जाना चाहते हैं, तो भी उस विमान की मदद से हम जा सकते थे। सोचने वाली बात है उस विमान की गति क्या होगी, मतलब लाइट की स्पीड में वो विमान जा रहा था। अब उसमें भी बहुत डीप साइंस है, इसे बड़े ध्यान से समझना है आपको। नंबर 1, प्रोफाउंड सीक्रेट। एक ऐसी टेक्निक थी, उस टेक्निक की मदद से, यानी कि सनलाइट और विंड फोर्स की मदद से एक विमान को अदृश्य कर दिया जाता था, इनविजिबल कर दिया जाता था। वो टेक्निक उनके पास थी। दूसरी टेक्निक लिविंग सीक्रेट, मतलब एक इनविजिबल प्लेन को, एक विमान को विजिबल बना दिया जाता था। किसकी मदद से? इलेक्ट्रिकल फोर्स की मदद से। वो टेक्निक उनके पास थी। तीसरी टेक्निक जिसको सीक्रेट ऑफ ईव्सड्रॉपिंग बोलते हैं। इस प्लेन में आप हैं और इस प्लेन में क्या हो रहा है उसका कन्वर्सेशन आप सुनना चाहते हैं, या इस प्लेन में आप हैं, इस प्लेन में क्या हो रहा है उसका कन्वर्सेशन आप सुनना चाहते हैं, तो इस टेक्निक की मदद से, सीक्रेट ऑफ ईव्सड्रॉपिंग टेक्निक की मदद से आप सुन सकते थे उस जमाने में। 800 BC, ये तो अनुमान है, इससे भी पहले। चौथी टेक्निक विजुअल सीक्रेट्स। अब इस टेक्निक की मदद से क्या होता है, अब इस विमान में आप हैं सपोज, तो इस विमान में क्या हो रहा है उसको आप देख सकते हैं। सैटेलाइट की मदद से हम सैटेलाइट के अंदर क्या हो रहा है वो हम घर बैठे देख रहे हैं। नासा में देखा जाता है, इसरो में देखा जाता है, अभी वो डेवलप हुआ है। लेकिन सोचो हजारों साल पहले ऐसी टेक्निक भी थी कि एक प्लेन में उड़ते हुए दूसरे प्लेन में क्या हो रहा है उसका विजुअल हमें देखने को मिलता था। ऐसी टेक्निक यंत्र सर्वस्व में मेंशन है। नेक्स्ट चलते हैं आचार्य सुश्रुता, जिनको फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी है, जिसमें बहुत सारी दवाइयों के बारे में उन्होंने जानकारी दी है और साथ में किस तरीके से सर्जरी करनी है। अब सबसे दिलचस्प बात, इतना समय पहले वो 125 प्रकार के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते थे। अभी तो मैंने आपके सामने कुछ ही टूल्स रखे हैं और सबके मुंह को देखिए, जानवरों के मुंह पक्षियों के मुंह की तरह है, चोंच की तरह है। आज के मॉडर्न समय में भी मेडिकल साइंस में यही सब इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। इसीलिए आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं। उनको साइंस ऑफ एनेस्थीसिया पता था, मतलब एक पेशेंट को बेहोश करके फिर ऑपरेशन करते थे। कितने प्रकार के ऑपरेशन जानते थे? मोर देन 300 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। सोचने वाली बात है। कैसे ऑपरेशन करते थे? ऑपरेशन करने के बाद कैसे उसकी सिलाई करते थे? स्टिचेस कैसे लगाते थे? घोड़े के बाल से, या छाल होते हैं ना, छाल की थ्रेड से। उनको 6 प्रकार के डिसलोकेशंस के बारे में पता था, यानी कि हमारे शरीर में किस तरीके डिसलोकेशंस होते हैं। आपने सुना होगा कई लोगों को शरीर के कई अंग, जैसे कि नाभि डिसलोकेशन, शोल्डर है वो भी डिसलोकेट हो जाता है, घुटनों में भी ऐसा कुछ हो जाता है, डिसलोकेशन हो जाता है। 6 प्रकार के डिसलोकेशंस के बारे में वो जानते थे और उसका इलाज जानते थे। एक बहुत ही जबरदस्त चीज है, वो है रिनोप्लास्टी। मतलब अगर एक नाक डैमेज हो गया है तो उसको भी सर्जरी करके वैसे के वैसे वो कर देते थे, रिकवर हो जाता था व्यक्ति। तो उस जमाने में हजारों साल पहले भी रिनोप्लास्टी की नॉलेज आचार्य सुश्रुत को थी। नेक्स्ट समझेंगे आचार्य चरक, ये हैं फादर ऑफ मेडिसिन। इन्होंने
चरक संहिता लिखी है। चरक संहिता में 1 लाख से ज़्यादा हर्बल प्लांट्स के बारे में बताया गया है। सोचने वाली बात है, 1 लाख से ज़्यादा उसकी जानकारी उसमें है, किस तरीके से अलग अलग प्रकार की बीमारियों को हम ट्रीट करेंगे। आचार्य चरक एम्ब्रियोलॉजी, जिसको गर्भ विज्ञान बोलते हैं, उसकी जानकारी दी है उन्होंने चरक संहिता में कि किस तरीके से शिशु का विकास होता है गर्भ में, बिना चीर फाड़ करके, बिना ऑपरेशन के। उस जमाने में इतनी सारी जानकारी उनके पास कहाँ से आई, उतनी नॉलेज कहाँ से आई? ये आध्यात्मिक शक्ति का कमाल है। आचार्य चरक ने यह भी बताया है कि हमारे शरीर में किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमारी एनाटॉमी कैसी है, शरीर की रचना कैसे हुई है, हड्डी की ढांचा कैसी है, स्नायु विज्ञान कैसे काम करता है, डाइजेशन कैसे काम करता है, अलग अलग प्रकार के अंग कैसे काम करते हैं, हार्ट डिजीजेस क्यों होते हैं, डायबिटीज क्यों होती है, ट्यूबरकुलोसिस क्यों होता है, सारी जानकारी दी है उन्होंने। साथ में उसका उपचार भी बताया है और उस समय पर वो खुद उसका उपचार करते थे, इसीलिए उनको फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। क्या उनकी विद्वता रही होगी, क्या उनका लेवल रहा होगा, वो हमारे समझ के बाहर है। लेकिन यही सब कुछ जो आज हम मॉडर्न साइंस की मदद से समझ रहे हैं, तरह तरह के इक्विपमेंट्स की मदद से समझ रहे हैं, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से समझ रहे हैं, वो सब कुछ उसके बिना ही हजारों साल पहले आचार्य चरक ने अपनी चरक संहिता में लिख दिया है। नेक्स्ट आते हैं आचार्य नागार्जुना, जो 100 शताब्दी में आए थे। ये हैं केमिस्ट्री और मेटलर्जी के मास्टर। रस रत्नाकर और रसोदय, ये दोनों ग्रंथ पूरी तरीके से केमिस्ट्री और मेटलर्जी के ऊपर है। मेटलर्जी मतलब धातु विज्ञान, कि धातु को पिघला करके केमिकल प्रोसेस से किस तरीके से प्योर बनाया जाए, शुद्ध बनाया जाए, और शुद्ध धातु फिर उसको हम काम में लें, उसका विज्ञान उनके पास था। ये है उनकी प्रयोगशाला, लैबोरेटरी। आप देख रहे होंगे अलग अलग प्रकार के कंटेनर, मिट्टी के कंटेनर। इस प्रयोगशाला में वो धातु को पिघला करके शुद्ध करते थे। सबसे ज़बरदस्त कला उनके पास थी, वो है अल्केमी। अल्केमी एक ऐसा विज्ञान है जिसको रसायन विज्ञान भी बोलते हैं। अभी के समय में भी अल्केमी है, लेकिन उतना समय पहले अल्केमी के माध्यम से बेस मेटल को, बेस मेटल क्या होता है, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ऐसे बेस मेटल होते हैं, उससे वो प्योर गोल्ड बनाते थे। वो टेक्निक उनके पास थी। यानी कि सबसे पहले अल्केमी की जानकारी नागार्जुना ने दी थी, वो भी 100 शताब्दी में। सोचने वाली बात है। उनकी विद्वता के कारण वे नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं, यानी कि वहाँ के महासचिव रह चुके हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी प्राचीन समय में। गुरुकुल एजुकेशन वहाँ दिया जाता था। उस यूनिवर्सिटी को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ फोड़ करके नष्ट कर दिया था। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। बहुत ही दिलचस्प कहानी है नालंदा यूनिवर्सिटी की। नागार्जुना ने ना कि सिर्फ केमिस्ट्री और मेटलर्जी के बारे में जानकारी दी है, अपितु योगासार और आरोग्य मंजरी के माध्यम से अलग अलग बीमारियों की जानकारी दी है और उन बीमारियों का ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसकी दवाई क्या क्या है, उसके बारे में भी अपने शास्त्रों में जानकारी दी है। आचार्य कणाद, जिनको ऋषि कणाद भी कहते हैं, गुजरात में पैदा हुए थे। उन्होंने सबसे पहले 600 BC में एटॉमिक थ्योरी की जानकारी रखी थी और एटॉमिक मोशन के बारे में भी। आचार्य कणाद ने वैशेषिक सूत्र लिखा है। वैशेषिक सूत्र में सब कुछ मेंशन है, एक अणु का क्या डायमेंशन होता है। वैशेषिक सूत्र में लिखा हुआ है कि परमाणु इकट्ठा होकर के अणु बनाते हैं। अब उतना समय पहले बिना माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने कैसे ये सब खोज की, वो हमारे समझ के बाहर है। उन्होंने सबसे पहले कहा है कि इस दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं, पूरे ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं हैं, सभी के सभी 9 एलिमेंट से बने हुए हैं। यानी कि सभी वस्तुओं को, जितने भी अस्तित्व में हैं, सभी को 9 एलिमेंट्स के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया उन्होंने। कैसे? अर्थ, पृथ्वी तत्व, पानी तत्व, ये लाइट तत्व, विंड, ईथर यानी कि आकाश तत्व, समय,
स्पेस यानी कि महाकाश, माइंड यानी कि मन और आत्मा। तो इन 9 एलिमेंट्स से पूरी सृष्टि में सभी वस्तु बने हैं, या सभी वस्तु को उन्होंने 9 एलिमेंट्स के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया है। और ये बिल्कुल सच है, सभी की सभी वस्तु इन्हीं 9 एलिमेंट्स के अंतर्गत ही आते हैं, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। सोचने वाली बात है, डाल्टन के आने के 2500 साल पहले ही उन्होंने एटॉमिक थ्योरी लिख दी थी और हमें पता ही नहीं है। वैशेषिक सूत्र में एक श्लोकांश है जिसको इससे पहले भी मैं बोल चुका हूँ, वेग निमित्त विशेषाक कर्मणो जायते, यानी कि किसी भी वस्तु की गति जो है कर्म के ऊपर निर्भर है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी जब तक उसके ऊपर बाहरी कर्म का प्रभाव नहीं हुआ है। अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो तब तक गति करती रहेगी जब तक उसके ऊपर बाहरी फोर्स का प्रभाव नहीं पड़ा है। अब ये सब चीज़ें बाद में न्यूटन ने भी कहा, लेकिन इससे काफ़ी समय पहले आचार्य कणाद ने इसके ऊपर जानकारी दी थी। अब इस चीज़ को हम अपने जीवन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि कर्म जो है हमें गति प्रदान करता है, यानी कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसी हमारी गति होती है। बुरे कर्म करेंगे तो बुरी हमारी गति होगी और अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी हमारी गति होगी। अगर हम बिल्कुल भी नहीं कर्म करेंगे तो हम जड़ बन जाएंगे, और उसी कर्म की प्रेरणा के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ही दिया था। तो ये सब कितना वैज्ञानिक चीजें हैं। अब ये भौतिक विज्ञान को भी आप आध्यात्मिक विज्ञान के साथ कंपेयर करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। कितने बड़े बड़े विद्वान उस समय पर भी ये सब समझा चुके हैं, प्रैक्टिकली समझा चुके हैं। आचार्य आर्यभट्ट 476 शताब्दी की बात है, जो बहुत बड़े ज्योतिष विज्ञानी भी थे और गणितज्ञ भी थे। आचार्य आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले कहा था पृथ्वी गोल है और अपनी एक्सिस पे भी पृथ्वी घूमती है और साथ में सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, और सभी ग्रह भी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है उसका टाइम भी उन्होंने बताया था, किस समय पर होगा, कितने बजे होगा, कब होगा, कौन सी तिथि में होगा, सबकी जानकारी वो पहले ही देते थे। सबसे दिलचस्प जानकारी क्या है, हेलिसेंट्रिक थ्योरी। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, जो पाथवे आप देख रहे हैं, किस मार्ग से सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम की जानकारी सबसे पहले आचार्य आर्यभट्ट ने दी थी। दूसरी बात, ये जो पाई है इसके बारे में हम लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा है। जो परिधि होती है ना, डिवाइडेड बाय डायमीटर, उसको पाई बोलते हैं। उसकी वैल्यू ये है। उसकी वैल्यू को 4 डेसिमल प्लेस तक उन्होंने कैलकुलेट करके हमारे सामने रखा है। उस जमाने में सोचने वाली बात है। जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं उसमें जो साइन टेबल है, जिसको हम बाय हार्ट करके आगे सब कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं, वो साइन टेबल की जानकारी भी आचार्य आर्यभट्ट ने दी थी। सोचने वाली बात है। कोपरनिकस के आने के 1000 साल पहले ही उन्होंने इतना सब कुछ अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी दी थी। सबसे दिलचस्प और जबरदस्त इनकी जो खोज रही है वो है जीरो। जीरो के बिना कोई भी कैलकुलेशन होना संभव नहीं था, कोई भी वैज्ञानिक खोज होना संभव नहीं था। सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही जीरो की जानकारी दी थी, और इस बात को आइंस्टाइन ने भी अप्रिशिएट किया है कि अगर भारतीयों ने हमें जीरो नहीं दिया होता ना, तो कोई भी सफल वैज्ञानिक खोज संभव नहीं थी। और मनुष्य आज जो चांद तक पहुंचा है, या मंगल को जाने के बारे में सोचता है, या अलग अलग ग्रह नक्षत्रों की जानकारी पाता है, जो भी एडवांस खोजें हो रही है, ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ जीरो। अगर जीरो ही नहीं होता तो ये सब डिस्कवरी कभी भी संभव नहीं थी। अब ये सब कैसे खोज करते थे, क्या टेक्निक उनके पास थी, लेकिन हम इतना जानते हैं, जो मेडिटेशन है, जो आध्यात्मिक अभ्यास है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो आध्यात्मिक समझ है, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो हमारे जीवन में है तो हम बिना कोई मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट भी बहुत कुछ रहस्यमय जानकारियां इकट्ठा करके दुनिया के सामने रख सकते हैं। इसलिए गुरुकुलों में ये सब सिखाया जाता था और ब्रह्मचर्य एजुकेशन को जोर दिया जाता था, ताकि व्यक्ति बुद्धिमान बने, जीनियस बने,
और नेक्स्ट लेवल के बारे में सोच सके और सूक्ष्म जानकारियों को दुनिया के सामने रख सके। आचार्य भास्कराचार्य सेकंड 1114 से लेकर के 1183, उस समय पर उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी थी। आचार्य भास्कराचार्य सेकंड जो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एरिथमेटिक के जानकार थे, सबसे पहले उन्होंने ही इसके बारे में जानकारी दी थी। सोचने वाली बात है, न्यूटन के आने के 500 साल पहले उन्होंने बता दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इन्होंने भी यही अनुमान लगाया था कि ऊपर से कोई फल गिरा तो गिरा क्यों, ये सब कुछ हो रहा है ग्रेविटी के कारण। बाद में उन्होंने और खोजें की और उसके आधार पर उन्होंने कहा इस ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, बाय एग्जाम्पल हम अगर सौर मंडल को ले लेंगे कि सौर मंडल में जो भी ग्रह हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही परिक्रमा लगा रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं, या अपने ऑर्बिट पर वो लोग एक जगह पर स्टेबल हैं या रिवोल्यूशन कर रहे हैं। तो डिसिप्लिन मैनर में जो भी कुछ हो रहा है वो हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और इसकी जानकारी सबसे पहले भास्कराचार्य सेकंड ने दी थी। उन्होंने लीलावती लिखी है जिसमें ये सारी जानकारियां हैं। सिद्धांत शिरोमणि, सूर्य सिद्धांत, ये सब उन्होंने लिखा है। सूर्य सिद्धांत में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानकारी है और सिद्धांत शिरोमणि में प्लानिटरी पोजीशंस यानी कि कौन से प्लैनेट का कहाँ पोजीशन है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की जानकारी, कॉस्मोग्राफी यानी कि पूरे ब्रह्मांड की ग्राफिक उन्होंने बनाई थी कि ब्रह्मांड कैसा दिखता है, ब्रह्मांड के कौन से छोर में क्या है, कौन सा तारा, सप्तर्षि मंडल कहाँ है, ध्रुव तारा कहाँ है। देखिए, बिना सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट की मदद से उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का चित्र बनाया है। और उनके पास कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स और एस्ट्रोनॉमिकल इक्विपमेंट भी थे जो उस जमाने में उन्होंने बनाया था और उसकी मदद से वो अंतरिक्ष को देखते थे और उसकी ग्राफिक्स बनाते थे। अभी के मॉडर्न साइंस और प्राचीन विज्ञान को जब हम कंपेयर करते हैं तो प्राचीन विज्ञान किसी भी दृष्टिकोण में पीछे नहीं था, बल्कि आधुनिक विज्ञान से भी बहुत एडवांस था। इतना एडवांस कैसे रहा है कि हम सबके समझ के बाहर है, लेकिन इतना हम समझ सकते हैं कि प्राचीन समय में जो भी वैज्ञानिक हुआ करते थे, जो भी ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो बहुत ध्यान करते थे। उनका जीवन बहुत आध्यात्मिक था, शास्त्रों का उनको ज्ञान था, वो कॉन्टेम्पलेशन करते थे, इसलिए उनके सामने कोई भी रहस्य छुपता नहीं था। चाहे वो भौतिक विज्ञान हो या आध्यात्मिक विज्ञान हो, कोई भी रहस्य हो, उनके सामने कुछ भी छुपता नहीं था, सब कुछ एक्सपोज हो जाता था। ये है आध्यात्मिक शक्ति का कमाल। नेक्स्ट चलेंगे वराह मिहिर। मध्य प्रदेश में वो पैदा हुए थे। उज्जैन में राजा विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न में से एक रत्न थे आचार्य वराह मिहिर। उन्होंने लिखा है पंच सिद्धांत। उस सिद्धांत में एक प्लैनेट का डायमीटर क्या है, यानी कि आप सोचिए उस जमाने में अलग अलग प्लैनेट्स के डायमीटर के बारे में उन्होंने बताया था। कैसे बताते थे वो वही जाने। कॉन्स्टेलेशन, नक्षत्र विज्ञान, कौन सा तारा कहाँ है, सप्तर्षि मंडल कहाँ है और कहाँ से कहाँ किस तरीके से वो मूवमेंट करता है, उसकी जानकारी उन्होंने दी है। उन्होंने ही सबसे पहले मंगल ग्रह में पानी है ऐसी जानकारी दी थी। ना उनके पास ऐसा कोई यंत्र था, ना वो खुद जाकर के आए थे मंगल ग्रह में, लेकिन फिर भी उनकी खोज इतनी ज़बरदस्त थी कि वो बता सकते थे कि मंगल ग्रह में पानी है। अभी के समय में भी पता लगाया गया है, लेकिन वो भी क्लियर नहीं है, लेकिन इन्होंने इतना क्लियरली बता दिया था। ज्योतिष विज्ञानी होने के कारण वो व्यक्तियों के जातक के बारे में जानकारी देते थे, उनके भूत भविष्य की जानकारी वो देते थे। सबसे इंटरेस्टिंग है बॉटनी, जिसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं। उसकी जानकारी वो देते थे कि जो प्लांट्स है, वो ट्रीज है, जो पेड़ पौधे हैं, उनको कौन कौन सी बीमारियां लगती है, उसकी जानकारी उन्होंने दी है। हम सब जो पशु पालन करते हैं, डोमेस्टिक एनिमल रखते हैं, उनको कौन कौन सी बीमारियां लगती है, उसका उपचार कैसे होगा, उसकी जानकारी उन्होंने बृहत संहिता, बृहत जातक आदि में दी है। भूगोल के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले वराह मिहिर हैं। उससे पहले भी जानकारी देने वाले थे, लेकिन वराह मिहिर ने बहुत ही डिटेल्स में भूगोल की जानकारी दी है, ज्योग्राफी की जानकारी दी है। अब कैसे कैसे विद्वान उस समय पर रहे हैं
ये कैसे होता था? ये सब कुछ ब्रह्मचर्य, आध्यात्मिक साधना, गुरुओं का आशीर्वाद, इच्छा शक्ति आदि के कारण ही ये सब संभव हो सकता था। अभी के समय में भी अगर हम उस लेवल की ब्रह्मचर्य साधना करें, आध्यात्मिक साधना करें, मेडिटेशन करें, या हमें ऐसे गुरु मिले और हम ऐसी पढ़ाई करें, उस ज़माने में तो गुरुकुल एजुकेशन हुआ करता था, तो उस ज़माने में ऐसा क्या बोला जाता था कि उस समय पर ऐसा क्या एजुकेशन दिया जाता था? इतने बड़े बड़े विद्वान पैदा होते थे जिन्होंने आधुनिक विज्ञान को भी फेल कर दिया, चौंका दिया। नेक्स्ट समझेंगे आचार्य पतंजलि, महर्षि पतंजलि, जो 200 BC के समय पर आए थे। महर्षि पतंजलि ने हमें योग सूत्र दिया है। हमारे शरीर में अलग अलग सिस्टम काम करते हैं, जैसे कि श्वास क्रिया, जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, रक्त संचालन विज्ञान, डाइजेशन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। अलग अलग तरह के 11 ऑर्गन सिस्टम के हिसाब से हमारा शरीर काम करता है। तो 84 योगिक पोस्चर्स से क्या होगा कि हम अंदर और बाहर से स्वस्थ रहेंगे। बाहर से तो हम स्ट्रांग रहेंगे ही रहेंगे, और अंदर से भी हमारा शरीर अच्छे से काम करेगा, शरीर के अंग अच्छे से काम करेंगे और हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे। महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि अष्टांग योग के अभ्यास से हम अपनी आत्मा का ज्ञान पा सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। अर्थात अष्टांग योग में जो बताया गया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, उसके अभ्यास से हमारे जीवन में एक सेल्फ डिसिप्लिन आएगी, एक संयमता आएगी, और उसी संयमता से, उसी डिसिप्लिन से, उसी नियम से हम अपनी आत्मा का ज्ञान भी पा सकते हैं। और हम सबको अपनी आत्मा का ज्ञान पाने का अधिकार है और पाना ही चाहिए। उसको आसान बनाने के लिए उन्होंने योग सूत्र लिखा है और अष्टांग योग का उपदेश दिया है। एक इंटरेस्टिंग जानकारी उन्होंने दी है प्राणायाम के बारे में, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। प्राणायाम जो है प्राण की एक्सरसाइज है। उन्होंने कहा है कि प्राण को अगर हम कंट्रोल में लेते हैं या प्राण को संयमित तरीके से व्यवहार में लेते हैं, तो प्राण के साथ जो कनेक्शन है, प्राण का हमारे मन, शरीर और आत्मा का कनेक्शन है। यानी कि प्राण कंट्रोल में आ जाए तो मन, शरीर और आत्मा तीनों में संतुलन होता है। इसलिए उन्होंने कई प्रकार के प्राणायाम की जानकारी दी है। हम भी आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं आप कम से कम नाड़ी शोधन प्राणायाम, त्रिबंध प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करें। इसकी जानकारी हमने मंथन अप की वेबसाइट में भी दी है। आप प्राणायाम प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जानते हैं आचार्य कपिल मुनि के बारे में, और पीछे चले जाते हैं 3000 BC। ये तो एक अनुमान लगाया गया है, इससे भी पहले, क्योंकि जितने भी इतिहासकार हैं उन्होंने जो भी खोजें की है अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार खोज की है, तो उसके हिसाब से उन्होंने अनुमान लगाया है। मेरे हिसाब से ये भी कम है, इससे भी पहले आचार्य कपिल मुनि आ चुके हैं। आचार्य कपिल मुनि ने हमें क्या दिया है? सांख्य योग दिया है, जो मेरी फेवरेट है। बहुत जबरदस्त योग है सांख्य योग। इसका अगर आप चिंतन करोगे तो आप खो जाओगे। उनको कहा जाता है फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञानी। यानी कि जो बाहर का ब्रह्मांड दिख रहा है ना, उसको ही नहीं, अपितु जो सूक्ष्म ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड नहीं दिख रहा है, वो कैसे बन रहा है, कौन बना रहा है और कैसे चल रहा है, उसका विज्ञान आचार्य कपिल मुनि को पता था। उन्होंने जानकारी दी है अपने सांख्य योग में। सांख्य योग की जानकारी किसी और वीडियो में हम डिटेल्स में देंगे, अभी इस वीडियो में हम शॉर्ट में समझेंगे। सांख्य योग के हिसाब से जो पुरुष है वो सर्वशक्तिमान है। पुरुष की प्रेरणा से प्रकृति जो है वो इस सृष्टि का निर्माण करती है। प्रकृति एक आद्या शक्ति ही है, वो इस सृष्टि का निर्माण करती है। कैसे करती है? तीनों गुणों से, सत्व, रज और तमो गुणों से। अगर हम अपने शरीर में प्रकृति को समझना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। हमारे शरीर में भी अष्टधा प्रकृति है, जिसको बोलते हैं 18 टाइप्स ऑफ प्रकृति। अब ध्यान से समझेंगे, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और स्किन, ये भी 5 प्रकार की प्रकृति है। इंद्रिय है, 5 प्रकृति है, और फिर 5 कर्म इंद्रिय हैं, वो भी और 5 एक्स्ट्रा प्रकृति जुड़ जाती है। हाथ, पैर, स्पीच जो बोलते हैं हम, जो
हमारे शरीर में अनावश्यक चीज़ें हैं वो जो बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीटोरी ऑर्गन बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ जनरेशन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसके माध्यम से हम संतान को जन्म देते हैं, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं, ये भी 5 प्रकृति है। उसके बाद आते हैं पंचभूत, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। फिर मन, बुद्धि, अहंकार, सब मिलाकर के कितने होते हैं? 18 प्रकृति, अष्टधा प्रकृति इनको कहते हैं, जो हमारे शरीर में है। इसकी जानकारी आचार्य कपिल मुनि ने दी है। अब समझते हैं शॉर्ट में सत्व, रज और तम क्या है। ये तीनों सूक्ष्म गुण हैं, तीनों की मदद से ही सृष्टि का निर्माण होता है और तीनों की मदद से हमारा जीवन भी चलता रहता है। तीनों खराब नहीं है, तीनों में अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो समस्या पैदा होती है। सत्वगुणी जो लोग होते हैं वो बहुत सात्विक रहते हैं, बहुत आध्यात्मिक रहते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। रजोगुणी उतने शांत तो रहते नहीं हैं, लेकिन थोड़े विलासी होते हैं और ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और तमोगुणी थोड़े आसुरी स्वभाव के होते हैं, ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो ही। अगर तीनों में बैलेंस है तो कोई समस्या नहीं है। आप जितना डीप में चले जाओगे उतना समझोगे। अभी मैं आपको उसका एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ। अब जैसे कि हम सोते हैं तो तमोगुण में सोते हैं, और जगते हैं तो सत्वगुण में जगते हैं, और जो सुबह उठ करके एक्टिविटीज़ करते हैं, काम काज में लग जाते हैं, वो रजोगुण में होता है। अब ये सब कुछ आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तीनों गुणों से ही पूरा जीवन चलता है। तीनों गुण खराब नहीं है, लेकिन अगर तीनों गुणों में इम्बैलेंस हो जाता है, वही एक देवता जैसा व्यक्ति भी असुर जैसा हो जाता है। और खान पान का एग्जाम्पल देंगे तो अगर हम केवल अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवित रहने के लिए खाना खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं, तो हम कहे जाएंगे सत्वगुणी। वही अगर हम थोड़ा ज़्यादा टेस्टी खाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाते हैं, चटपटेदार खाते हैं, तो कहे जाएंगे हम रजोगुणी। और उससे भी ज़्यादा चटपटेदार, और इतना चटपटेदार कि उससे भी काम नहीं चला, यहाँ तक कि हम नॉनवेज भी खाने लग गए, उसके बिना भी हमारा काम नहीं चल रहा है, तो हम कहे जाएंगे तमोगुणी, क्योंकि सब नॉनवेज तमोगुण में आता है। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो तमोगुणी थे। कहने का मतलब वो नॉनवेज भी खाते थे, लेकिन उनके जीवन में ऐसी आध्यात्मिक शक्तियाँ थी, ऐसा अभ्यास था कि उसका जो प्रभाव है, तमोगुण का प्रभाव, उसे भी वो ख़त्म कर देते थे। वो नेक्स्ट लेवल का विज्ञान है, वो कभी और समझाऊंगा। शरीर में किस तरीके से पंचकोश है, जब उस चीज़ को समझ जाएंगे तो फिर सत्व, रज और तमगुण को भी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। और दैनंदिन जीवन में भी, डेली लाइफ में भी किस तरीके से सत्वगुण बढ़ रहा है, रजोगुण बढ़ रहा है, या तमोगुण बढ़ रहा है या घट रहा है, आप उसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे। ये आपके स्टडी के ऊपर है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। कभी और हम तीनों गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। इतना सूक्ष्म विज्ञान और उसकी जानकारी हमारे सामने कपिल मुनि ने रखा है, तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे भारत में ऐसे ऋषि मुनि पैदा हुए थे, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा हुए थे, जिनका विज्ञान, जिनकी वैज्ञानिक खोजें आधुनिक विज्ञान से भी बहुत ज़्यादा एडवांस थी। और इतना सब कुछ सूक्ष्म रूप से जानना, उसके लिए कैसी सूक्ष्म वृत्ति चाहिए, कैसी बुद्धि चाहिए, कैसी विद्वता चाहिए, ये सोचने वाली बात है। इन्होंने कहा था कि आध्यात्मिक साधना से ही, अंतर्मुख होने से ही हम इतना सब कुछ समझ पाएंगे, वरना नहीं। इसलिए हम सबको स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं, ब्रह्मचर्य जीवन शैली, आध्यात्मिक जीवन शैली, ये सब आपको हम बार बार रिकमेंड करते हैं। फ्री में मेडिटेशन सीखना है तो मंथन हब मेडिटेशन प्लेलिस्ट को जरूर देखें। एक और प्लेलिस्ट है मंथन हब ब्रेन रिवेयर, उसको भी आप सब जरूर देखिए, उससे भी आप अंतर्मुख हो पाएंगे। तो सांख्य योग के बारे में किसी और वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, उसके लिए आप सबको बहुत अंतर्मुख होना पड़ेगा। थोड़े दिन इंतजार कीजिए, और जैसा हम बता रहे हैं वैसे आध्यात्मिक अभ्यास कीजिए, वैसे लाइफस्टाइल आप बिताइए, फिर धीरे धीरे इतने डीप सब्जेक्ट के ऊपर आप आत्मचिंतन कर पाएंगे। अब चलते हैं अगले अनाउंसमेंट पे। तो देख लिया आपने कितना रिसर्च करना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है, और उसके बाद इस तरह का प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है। समय बहुत लगता है, अपनी एनर्जी भी बहुत लगती है, परिश्रम भी लगता है, पैसे भी लगते हैं।
इसलिए आप लोग ऑनेस्टली हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दूसरी बात, आप हमारे फ्री और प्रीमियम ब्रेन रिव्यूअर का फायदा जरूर उठाइए। फ्री ब्रेन रिव्यूअर हम बहुत समय से लोगों को दे रहे हैं। अगर आपको पता नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ आर्टिकल्स मिलेंगी, उन आर्टिकल्स को विजिट कीजिए, उसके नीचे आपको कुछ ब्रेन रिव्यूअर मिल जाएंगे, उसका अभ्यास कीजिए। 2 हफ्ता बस अभ्यास कीजिए, आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आएगा। उसके बाद आप सोचना, अगर फ्री ब्रेन रिव्यूअर से इतना परिवर्तन आ सकता है तो प्रीमियम ब्रेन रिव्यूअर से क्या होगा। तीसरी बात, आप जितना एफर्ट कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हमारे ब्रेन रिव्यूअर कोर्सेज का भी फायदा उठाइए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो जहां शेयर कर सकते हैं, जिस ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं, जरूर शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे तो वीडियो की रीच जाएगी। तो इस तरीके से और भी वीडियो, मजेदार वीडियो आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।